गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड। हाउ आर यू गाइस? कैसे लग रहे हैं चैप्टर्स? कैसा लग रहा है लेक्चर? थोड़ा इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रीड वन ऑटोफैब टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर के अंदर। तो हमको वी गेट टू नो मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन जिसको बोलते हैं, उसका जो पोर्टमैन टू वर्ड था ऑटोफैब, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग द 3 dimensional सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ये इस बारे में मेन जो चैप्टर है वो इसके बारे में ही है कि ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन किस बारे में है। वो ये बताता है कि हम 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं रॉ मटेरियल के साथ, और उसमें क्या क्या 3D इंक वगैरह यूज़ होती है, और किस प्रकार से हम उसको एक वर्चुअल इमेज जो हम वर्चुअल देखते हैं वो हमारे हाथ में आ जाए वो चीज़। तो उसमें क्या क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वो सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था ऑटोफैब टेक्नोलॉजी के अंदर। अब उसका जो हम पार्ट जहाँ तक हम पहुँचे थे वो था आई बिलीव हम थे लास्ट, हमने रिटर्न ऑफ द विलेज क्राफ्ट वर्कर, हम वहाँ तक पहुँचे थे। तो उसके बाद मैं अभी जो पॉइंट नंबर 4 है मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मैं इसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा आज, तो आपको समझ में आ जाएगा। द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स सून द स्केल ऑफ ऑटोफैब विल श्रिंक टू नैनो स्ट्रक्चर लेवल। जल्दी ही ऐसा हो जाएगा कि ऑटोफैब क्या करेगा, सून द स्केल ऑफ ऑटोफैब विल श्रिंक टू नैनो स्ट्रक्चर लेवल। नैनो स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही छोटा जो लेवल होता है, नैनो स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा नैनो पार्टिकल के बारे में आपने सुना होगा। नैनो कार जैसे सबसे छोटी कार है, वैसे नैनो पार्टिकल, पार्टिकल में भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो नैनो स्ट्रक्चर लेवल तक का डिज़ाइन भी हम कर पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। देन द साइज ऑफ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी नो बिगर देन अ ड्रग मॉलिक्यूल। ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ ऐसा नया न्यूली कोई ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई इंजेक्शन हो, कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी चिप हो जो हमारी बॉडी के अंदर लगाई जाए, तो वो हमारे कोई ड्रग मॉलिक्यूल से भी छोटी हो। एक ड्रग के अंदर मॉलिक्यूल होता है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर समझा रहा हूँ कि एक जैसे एक कैप्सूल है तो उसके अंदर एक छोटा सा जो ड्रग का मॉलिक्यूल है, जो दवा हम ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल से भी छोटी या उसके बराबर ही उस एवरेज में होगी, हमको पता भी नहीं चलेगा, और इतना हमारे लिए वो फ़ायदे की चीज़ होगी। इट विल बी पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट रैटिफाइड इश्यूज़। हम ऐसी चीज़ों को, परमिटेड इशूज़ जिनको हम परमिट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये बॉडी हम उस चीज़ के लिए परमिशन देती है जिन टिश्यूज़ के लिए नए, तो रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएंगे, पॉसिबल हो पाएगा आने वाले समय पे। किसके द्वारा? 3D ऑटोफैब डिज़ाइनिंग के द्वारा। एंड इवन रिवर्सल ऑफ मैच्योर्ड टिश्यू डीके विल बी डन। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हमारे मैच्योर टिश्यू हो गए हैं, जो टिश्यू पुराने हो चुके हैं, और कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, हर पल बहुत सारे टिश्यूज़ मरते हैं और नए रीजनरेट होते हैं। तो जो पुराने हो गए हैं, जो सड़ गए हैं, टिश्यू डीके हो गया है, वो रिवर्सल हो जाएगा, वो फिर से जवान हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, तो हमारी एज बढ़ जाएगी। द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन विल कंटिन्यू। और ऐसा हो सकता है, एक्सटेंशन मतलब लंबी, हमारी उम्र लंबी हो जाएगी, और जीवन कैसा हो जाएगा कि हैप्पीनेस से भरा होगा, क्योंकि हम यूथफुल होंगे। बूढ़े होके नहीं जीवन जीना है, हम यूथफुल हो जाएंगे। तो यूथफुल होने के लिए द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्पैन विल कंटिन्यू, और हमारे जो जीवन काल है वो लंबा होता जाएगा, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे डीके होंगे, धीरे धीरे सड़ेंगे। जो एकदम फास्ट प्रोसेस हो रहा है वो स्लो हो जाएगा। सिगरेट पीने से फास्टर हो जाता है, आपने देखा ना, अल्कोहल कंज्यूम करते तो, और जो टिश्यूज़ हैं वो फास्ट, कैंसर उसको सुपर फास्ट कर देता है, ठीक है, एड्स उसे सुपर फास्ट कर देते हैं। यानी हमारे कुल मिला के हम जो ह्यूमन टिश्यूज़ हैं हम उसका ही एक टुकड़ा है। तो अलग अलग टिश्यूज़ हमारे धीरे 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 करके ख़त्म हो जाते हैं। पर ये ऐसी चीज़, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो नैनो पार्टिकल्स होंगे, वो अंदर जाके वो अपनी हमारी बॉडी के अंदर जाके ऐसा ही नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि हम फिर से यूथफुल हो जाएं। ये सबसे बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर, आप कोई तकलीफ ना झेलो, इससे बड़ी क्या चीज़ है? आपको कहते हैं ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। ह्यूमन लाइफ स्पैन विल कंटिन्यू, द हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल विल इम्प्रूव, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ सुधर जाएगी। इट इज़ लाइकली दैट पीपल विल गेन द एबिलिटी टू पेनलेसली रीडिज़ाइन देयर बॉडी। सबसे बड़ी बात क्या हो सकता है? इट इज़ लाइकली, ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग अपनी बॉडी को पेनलेसली, बिना किसी ऑपरेशन के, पेनलेस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन क्या हम अंदर बोलते हैं, आई वॉज अंडर द सीजर, या फिर आई वॉज अंडर द स्कैल्पेल, ये इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं। स्कैल्पेल का मतलब है वो एक छोटा सा चाकू होता है डॉक्टर के पास, इस तरीके से पकड़ते हैं उसको, और वो पेन की तरह उसके साथ काम करते हैं स्कैल्पेल से। बहुत ही आपने ऑपरेशंस वगैरह में देखा होगा, बहुत ही माइन्यूट तरीके से वो काम करते हैं। तो वो सब्जी काटने वाला चाकू नहीं होता, स्कैल्पेल होता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई टिश्यू ना हिल जाए, वो उस प्रकार से उसको काम में लेते हैं।
तो ये जो चीज़ है, तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो स्कैल्पेल जो हम ऑपरेशन से डरते हैं और ऑपरेशन के सामने हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है और बहुत सारे लोग एनेस्थीसिया के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो ये भी एक डर रहता है कि मैं ऑपरेशन से वापस आऊँगा या ना आऊँगा। उस टाइम पे हमारा हार्ट रेट इतना डर के हमारे बढ़ जाता है और हमको पता नहीं चलता है, तो हम कई लोग ऑपरेशन के दौरान ही दुनिया से विदा ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं डरने के लिए कि ऑपरेशन से हम डरते हैं। पर ये जब आएगा तो बिना पेनलेस वो अगर हम मॉलिक्यूल अंदर जाके वो चीज़ को कर पाएगा तो हमारी बॉडी को रीडिज़ाइन कर पाएंगे। रीडिज़ाइन मतलब अगर लिवर ख़राब हो गया तो वापस नया लिवर, आंखें ख़राब हुई तो नई आंखें, तो वो एक टेक्नोलॉजी के साथ हम कोलैबोरेशन करके ये हम कर पाएंगे पेनलेसली, जिसमें कोई दर्द ना हो, विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट गोइंग अंडर एनी ऑपरेशन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस कुड बी ड्रामेटिक। और ऐसा इन लोगों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो बहुत ड्रामेटिक हो सकता है। कंबाइंड इफेक्ट का मतलब क्या है? दोनों चीज़ें। ड्रामेटिक मतलब बहुत ही वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बहुत ऐसी चीज़ जो आपने कभी देखी नहीं हो, मूवीज़ में सोची हो ऐसी। इट इज़ बिलीव्ड दैट आफ्टर सम ईयर्स अ स्मॉल माउंटेन अप It is believed that after some years, a small mountain-up community could be self-sufficient with a collection of fabricators and a solar-powered generator. कितनी बढ़िया बात है कि ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बढ़िया बात बताइए, आने वाला फ्यूचर इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि जिसमें इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, दैट आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, स्मॉल माउंटेन अप कम्युनिटी, एक माउंटेन टॉप कम्युनिटी जो एक पर्वत के ऊपर रहती है, जिसको कोई कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, कुड बी सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब वो खुद का खाना उगा रहे हैं, खुद का खाना खा रहे हैं, खुद का पानी ले रहे हैं, खुद की एनर्जी उनके पास, खुद का सब कुछ है, विद कलेक्शन ऑफ फैब्रिकेटर्स, कुछ फैब्रिकेटर्स वो अगर अपने पास रखें, एंड अ सोलर पावर्ड जनरेटर, और सोलर पावर से जनरेशन करें, यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को अगर वो जनरेट करें तो वो आराम से सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। वो अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, अपना पानी निकाल सकते हैं, अपनी मोटर चला सकते हैं, अपना कनेक्शन कर सकते हैं, अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, अपना इंटरनेट वो यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। किस तरीके से? ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्यू कलेक्शन ऑफ फैब्रिकेटर्स, ऑटोफैब, एंड ए सोलर पावर जनरेटर, सौर ऊर्जा जो बनाता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज द मेथड्स ऑफ ऑटोफैब एडवांस, जिस प्रकार से ऑटोफैब के जो मेथड्स हैं वो एडवांस कर रहे हैं, जिस प्रकार से, और वो ऑटोफैब और ज़्यादा ऊपर लेवल पे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन थे। एंड्रॉयड का आप देखोगे 1.5 वर्जन था, जैसे बहुत सारे वर्जन थे। तो 1.5 के बाद 2.0 आया, 2.1 आया, 2.3 आया, 3.1 आया, 3.2 आया, 3.3 आया, 4.1 आया। तो ये सारे वर्जन्स का मतलब क्या है? वो एक्चुअल के अंदर वो अपग्रेड होते जा रहे हैं, और बेटर और बेटर और बेटर। मुझे याद है, मैं 2007 के अंदर आई वॉज यूजिंग एंड्रॉयड, वो डोनट वर्जन था, जो पहला एंड्रॉयड का वर्जन था, उससे भी पहले के वर्जन थे। मुझे याद है ABC, D कपकेक था, C था कपकेक, D था डोनट, मैंने डोनट यूज़ किया, डोनट। फिर E आया एक्लेयर, वो भी यूज़ किया, अपग्रेड हो गया E। F आया फ्रोजन योगर्ट, EF। G जिंजर ब्रेड, G। फिर आया H हनीकोम, H। I आइसक्रीम सैंडविच, I। J जेली बीन, वो भी मैंने यूज़ किया, सभी यूज़ किया, मुझे याद है, अपग्रेड होता रहा। J K किटकैट, L लॉलीपॉप, M मार्शमेलो, N नोगा, N O ओरियो, P तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी तक कौन सा आया, तो ओरियो तक तो मुझे याद है, MNO P प्लम केक और समथिंग, आई डोंट नो, जो भी है, MNO ओरियो अभी लेटेस्ट चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो ये यहाँ से डोनट से लेके यहाँ तक एंड्रॉयड ने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और बहुत ज़्यादा सुपर लेवल पे वो लेकर गया। जितना मुझे पता है, प्ले स्टोर के अंदर पहले कितने ऐप्स थे और अभी कितने ऐप्स हैं, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट 2010 ईयर्स आई हैव बीन यूजिंग एंड्रॉयड। तो मुझे ये बात पता है कि उसने अपने आप को अपग्रेड। सेम थिंग इज़ विद एप्पल iOS। एप्पल ने भी अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है मैक OS कैटलीना, मैं जब मैक यूज़ करता हूँ, मैकबुक है मेरे पास, तो उसमें मैक OS कैटलीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट। वो और फास्टर है और सुपर है। तो ये आप टेक्नोलॉजी को देखेंगे, आप मुझे याद है कि नोकिया के मोबाइल पहले आते थे, सबसे पहले मोटरोला नोकिया के जो मोबाइल्स थे, वो उसको आप चार्ज करते थे 15 मिनट 20 मिनट, तो भी वो कम से कम 2-3 दिन चल जाते थे, इतनी उनकी बैटरी लाइफ थी। पर वो उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस नहीं था, वो दे वर ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग कॉल्स। आप कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, और ज़्यादा उसमें फंक्शन नहीं थे। 5-6 मैसेज की फैसिलिटी, 5 मैसेज आने के बाद एक्स्ट्रा मैसेज आ जाए तो आप उसको डिलीट करना पड़ता था। रिंगटोन
4-5 चुनी हुई अंदर जो उनकी रिंगटोन्स होती थी वही होती थी कंपनी की, बाकी कुछ होता ही नहीं था। फोटोग्राफ आप नहीं खींच सकते थे। बट लेटर ऑन फिर आप देखेंगे तो मोटोरोला आया, मोटोरोला रेजर, मोटोरोला पहला ऐसा फ़ोन है रेजर जो अभी अब 1 लाख रुपीज़ में मिल रहा है, वो उस टाइम पे 30,000 रुपीज़ में उन्होंने लॉन्च किया था। मोटो रेजर की क्वालिटी क्या थी, वो फोटो ले सकता था, फोटो। फिर मोटोरोला के साथ नोकिया आया, नोकिया लेने लगा, नोकिया बहुत कनेक्टिंग पीपल होने लगा। तो ये टेक्नोलॉजी आप देखेंगे ना तो वो बढ़ती गई, स्मार्टफोन आने लगे। उसके बाद फोन विच आर स्मार्ट, दे आर स्मार्टर देन यू। आप उस फ़ोन को चेक करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, आपका आसपास का वेदर वो आपको पहचानते हैं। अभी तो आप देखेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि जिसके बिना आप वेरेबल वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट टीवी हो गए हैं, वो पहचानते हैं। ठीक है, मेरे पास .edge है इको का, गूगल का eco.edge आप यूज़ करो तो वो सुबह उठा देता है, उससे आप बात करो वो आपको बात करेगा, वो आपको मेरे सारे ईमेल मुझे पढ़ के सुना देता है, मेरी जो भी मुझे फेवरेट सॉन्ग है मैं बस वो सॉन्ग बोलता हूँ, वो मेरी आवाज़ सुन लेता है, वाईफाई से कनेक्ट होता है। तो और दुनिया की जो टॉप न्यूज़ है वो मुझे बता देता है, मुझे उठने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। वो मेरी लाइट को कंट्रोल करता है, स्मार्ट लाइट को, कि भाई मेरे को लाइट का कलर कौन सा चाहिए तो उसके साथ कोलैबोरेशन बिठा देता है। मेरा मूड कैसा है तो उससे आपका म्यूजिक बजाएगा। अब रात हो गई है तो मैं अगर उसको बोलूँगा कि गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज, मेरे लिए ताली बजाओ, तो ताली बजा दें। तो ये ऐसी चीज़ है कि हम अपने वॉइस कमांड के ऊपर, मेरी वॉइस को वो पहचान गया और वो वॉइस के हिसाब से वो काम करता है। तो दैट इज़ सुपर्ब। ये हमारी लाइफ के एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो इस बारे में ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एज द मेथड ऑफ ऑटोफैब एडवांस, जैसे जैसे ऑटोफैब एडवांस करेगा द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी अनइम्पॉर्टेंट। रॉ मटेरियल क्या हो जाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन से रॉ मटेरियल वो हमारे लिए ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोफिस्टिकेटेड ऑटोफैब मशीन्स विल बी केपेबल ऑफ रीअरेंजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तब क्या होगा कि जो सोफिस्टिकेटेड का मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक से बनाई गई, बहुत ही सुसज्जित सोफिस्टिकेटेड ऑटोफैब मशीन्स, ऐसी मशीन्स आएंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विल बी केपेबल ऑफ रीअरेंजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। वो क्या करेगी, अरेंज करेंगी चीज़ों को, इस तरीके से अरेंज करेंगी, आड़ा टेढ़ा जिस प्रकार से अरेंज करना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, टू जनरेट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम, किसी भी ऑब्जेक्ट को बना पाएंगी। वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, आने वाला फ्यूचर ऐसा है। प्लास्टिक मिल्क जग्स, जैसे आप बोलो बेसिक जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्लास्टिक मिल्क का जो अपन जिसमें दूध लेके आते हैं वो प्लास्टिक का, इंडिया में तो ऐसा नहीं मिलता, अमेरिका में प्लास्टिक का मिल्क जग होता है, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट्स पंक्चर्ड कार ट्यूब, और पूरा रात को आपकी कार का जो टायर ट्यूब पंक्चर हो गया था, कुड बी मॉलिक्यूलरली रीअरेंज टू गेट अ न्यू टेबल लैम्प। उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके, रीअसेंबल करके, रीअरेंज करके अगर हम उसको उसमें वापस डाल दें, जो हमारी मशीन है ऑटोफैब टेक्नोलॉजी की मशीन है, उसके अंदर अगर हम उसको डालें और उसमें से ही उसके मॉलिक्यूल्स अगर वो निकालता है, क्या प्लास्टिक मिल्क का जो जग है और पंक्चर कार का ट्यूब है उससे, तो इट कुड बी अ मॉलिक्यूलरली रीअरेंज टू गेट अ न्यू टेबल लैम्प। उससे हम नया टेबल लैम्प अपने घर का बना सकते हैं। वो कितनी सोचने की बात है। ये प्लास्टिक की बोतल ले लो आप, वो छोड़ो, मैं तो कोको कोला की बोतल ले लो, पुरानी कोक की बोतल एक आपके पास, और कितने लोगों के घर पे कोक की बोतल, हम पेट्रोल लाने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो वो चीज़ें अगर आप रीस्ट्रक्चर करके न्यू लैम्प बना दें तो दैट वुड बी रियली नाइस। हाईली इंप्रूव्ड ऑटोफैब टेक्नोलॉजी विल परहैप्स बी एबल टू मीट ऑल आर मटीरियल डिज़ायर्स। सबसे बड़ी बात, ऑटोफैब टेक्नोलॉजी हाईली इंप्रूव्ड हो जाएगी और ज़्यादा टेक्निकली साउंड हो जाएगी और पावरफुल हो जाएगी। विल परहैप्स बी एबल टू मीट, वो हमारी सारी ज़रूरतों को, मीट ऑल आर मटीरियल डिज़ायर्स। मटीरियल डिज़ायर्स का मतलब जो भी हम लाइफ के अंदर चीज़ें पसंद करते हैं, मटीरियल चीज़ें क्या है, मटीरियलिस्टिक, जो कि ख़त्म होने वाली, क्षण भंग है। जैसे मटीरियल चीज़ें क्या है, आपकी जो कार है, आपकी वॉच है, आपके कपड़े हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो मटीरियल डिज़ायर्स है। मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ वो नहीं, वो तो होलिस्टिक अप्रोच है। पर ये मटीरियल डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएँ हैं, मटीरियल डिज़ायर, जो कार, दौलत, शौहरत, कपड़ा, ये सब वो जो, तो वो सारी चीज़ें हमको पूरे कर रहे हैं। द फ्रीडम, वन सेकेंड, द फ्रीडम resulting from this achievement will bring about a golden age of art, music and scientific discovery. The freedom, इस हमको जब आज़ादी मिल जाएगी इन सब चीज़ों, द फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम दिस अचीवमेंट, जब हम ये अचीवमेंट ले पाएंगे तब हम विल ब्रिंग अबाउट अ गोल्डन एज। जैसे कहते हैं ना कि गुप्ता डायनेस्टी का गोल्डन एज था, आपने सोशल में पढ़ा होगा, गुप्ता डायनेस्टी गोल्डन एज थी दुनिया के अंदर, इंडिया की, मतलब आर्ट और लिटरेचर के अंदर गोल्डन, कहते हैं ना गोल्डन एरा, अकबर का काल, स्वर्ण काल, स्वर्णिम काल। तो वैसे ऐसा वक्त हमारे आर्ट म्यूज़िक में भी आएगा।
आर्ट में भी आएगा। आर्ट तो आपको पता है, आर्ट तो अनंत है। म्यूज़िक के अंदर ऐसा काल आएगा, एंड द साइंटिफिक डिस्कवरी, हम ऐसी ऐसी डिस्कवरी कर पाएंगे, साइंटिफिक डिस्कवरी जो कि अभी तक हमने नहीं की है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जो हमको पता नहीं, तो वो हम उसके अनुरूप हो जाएंगे, वो हम उसको ढाल पाएंगे उसके हिसाब से। बट द ओपन क्वेश्चन इज वेदर पीपल वॉन्ट सच फ्रीडम एंड विल रिजॉइस इन इट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है? क्या लोगों को इतनी आज़ादी की ज़रूरत है? क्या हमको इतनी आज़ादी देनी चाहिए? एंड विल रिजॉइस इन इट, सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा देना। आप टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी उतना ही होता है। अगर हम किसी को इतने हाथ में फ्रीडम दे दें कि आप ये चाय बना सकते हो, तो क्या पता वो AK-47 राइफल बना दे, क्या पता AK-56 राइफल बना दे, वो कोई ग्लॉक गन बना दे, समझ भाई, वो एक रॉकेट लॉन्चर बना दे, क्या पता। तो वो उनका कोई भरोसा है आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? बट द ओपन क्वेश्चन इज वेदर पीपल वांट सच फ्रीडम एंड विल रिजॉइस इन इट, क्या वो खुश हो पाएंगे? इट इज़ ऑफ्टन फाउंड दैट द, ऐसा बहुत जगह माना गया है, इट इज़ ऑफ्टन फाउंड, पता है, द ग्रेट सेटिस्फैक्शन कम्स नॉट फ्रॉम गेटिंग वॉट यू वॉन्ट बट फ्रॉम वर्किंग फॉर इट। सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी शांति, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कब आती है? कम्स नॉट फ्रॉम गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, जो तुमने चाहा वो मिल गया, उससे सबसे बड़ी संतुष्टि नहीं मिलती है। सबसे बड़ी संतुष्टि क्या मिलती है? उसके लिए कार्य करने से। अगर आप चीज़ें तुरंत आपके लिए बन जाएं, एकदम हाथों हाथ सब चीज़ें हो जाएं, तो आप उस चीज़ का मौका ही खो दोगे। एक तो क्या होता है, सब्ज़ी बाज़ार से लाना, और एक सब्ज़ी खुद उगाना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। सब्ज़ी को उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले वो प्लास्टिक का मैं लेके आता हूँ, उसके अंदर मिट्टी डालता हूँ, उसके अंदर कोकोपीट डालता हूँ, उसके अंदर मैन्योर और खातर डालता हूँ, फिर वो छोटे बीज होते हैं प्लास्टिक की ट्रे के अंदर बीज डाल के उसको 10-12 दिन छाया में रखता हूँ, धूप में रखता हूँ, पानी देता हूँ, स्प्रे करता हूँ स्प्रिंकलर से, अधिक पानी आएगा तो फिर वो उसमें से बड होते हैं, 2 पत्ती में से 4 पत्ती होती है, जब वो होता है उस पौधे को वहाँ से ट्रांसफ़र करके जो उसको बड बल्ब है उसको मैं उसमें डालता हूँ, फिर उसको रोज़ाना उसके ऊपर थोड़ा हर पानी देता हूँ, कम ज़्यादा पानी देंगे तो वो पूरा निकल जाएगा। फिर उसकी जो मिट्टी, उसका मॉइस्चर मेंटेन करने का, ऐसा आप 3-4-5 महीने लगातार उसका बच्चों की तरह ध्यान रखोगे, तब जाके 4-5 महीने बाद कहीं 2 मिर्चें इतनी छोटी छोटी आती है, तो वो आप खाते हो तो आपको आनंद भी आता है, आत्मसंतुष्टि होती है, हाँ ये देखो मैंने खुद ने उगाया, ऑर्गेनिक, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो ये इसके लिए ही हम ये काम कर रहे हैं। तो हम वो संतुष्टि सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है? बाज़ार में जाके 2 रुपये की मिर्ची लाने से नहीं। संतुष्टि यह है कि आप 4 महीने रह के अपने हिसाब से अपने मन का जो आप करना चाहें, मन की इच्छा हो, तो वो आप कर सकते हो पूरी। द ग्रेट सेटिस्फैक्शन कम्स नॉट फ्रॉम गेटिंग वॉट वन वॉन्ट्स बट फ्रॉम वर्किंग फॉर इट, उसके लिए काम करने से आता है। द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी एज वी, सबसे बड़ा जो कठिन चैलेंज है जो हमारी ह्यूमैनिटी को डरा रहा है, एज वी प्रोसीड इनटू द एज ऑफ ऑटोमेटेड फैब्रिकेशंस, डरा रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जिसको हमारे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है हमारी मानवता के लिए, एज वी प्रोसीड इनटू द एज ऑफ, हम अगर जैसे जैसे ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन इज़ टू फाइंड अ मीनिंगफुल यूज़ फॉर आवरसेल्फ। सबसे बड़ी चीज़ हमको खुद के लिए, अपने खुद के पर्सनल चीज़ के लिए मीनिंगफुल यूज़, कि हम क्या काम के हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, हम मानवता को कितना और अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में से कितनी कमियों को निकाल सकते हैं, क्या हम प्रोलॉन्ग अपनी लाइफ को कर पाएंगे, क्या हम अपने लिए बेटर फ्यूचर ढूंढ पाएंगे, क्या हम ये ऑटोफैब टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जीने का जो स्टाइल है, हमारे जीने का जो तरीका है, उसको और बेहतर कर पाएंगे, हम और ज़्यादा ऑर्गेनिक हो पाएंगे, हम और ज़्यादा होलिस्टिक हो पाएंगे, क्या हम और ज़्यादा खुद के प्रति ज़्यादा ईमानदार हो पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। तो ये ऑटोफैब टेक्नोलॉजी क्वेश्चन भी बहुत सारे रेज करता है उसी मोमेंट पे, जिसी मोमेंट पे आपको वो बताता है कि हम लाइफ के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस भी चाहे इच्छा को पूरी कर सकते हैं, पर उसी मोमेंट पे आपको ये थोड़ा बहुत चैलेंज भी देता है कि वो चैलेंजेस, वो जो हमारी इच्छाएं सब पूरी करना, क्या वो मीनिंगफुल रहेंगी? वो मीनिंग हमको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर और क्या मीनिंग होगा, क्या मीनिंग से क्या मतलब है, मीनिंग का क्या सरोकार है, उसी चैप्टर को रीड 2 के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। वो जो रीड 2 है, तो देखो टेक्नोलॉजी का चमत्कार, तो रीड 2 जो है वो ये बताता है हमें, अगला है, अ पालनपुर यूथ री इन्वेंट्स द हम्बल वॉच। एक पालनपुर के लड़के ने हम्बल वॉच, मतलब सादी वॉच, क्या हम बहुत खुश होते थे गोल्डन वॉच पहन के, मैं छोटा था तो गोल्डन वॉच पहन के बड़ा खुश होता था, यार गोल्ड की वॉच है, मेरे दादाजी ने दी है, तो उसको बहुत, मैं उसमें वो एक्चुअल में टाइम ही दिखाती है। गोल्डन वॉच हो, चांदी की वॉच हो, डायमंड हो, राडो हो, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी वॉच हो, वो क्या करती है, आपको टाइम दिखाती है। सोरोस की हो, टाइम दिखाएगी, पर आप हमको क्या अच्छा लगता है
कि थोड़ी डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच के अंदर वो टाइम अपने हिसाब से टुक टुक दिखता है। तो भी हम छोटे थे तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत छोटे थे तब मेरे ख्याल से 25 या 30 रुपये की भी मेले में मिलती थी। तो वो प्लास्टिक की पहन के घूमते थे 10-12 दिन में और वो ख़राब हो जाती थी, उसका सेल चेंज करना पड़ता है, बट वो फिर भी हमको अच्छा लगता। फिर एक वो आती थी वो घुमाने वाली, वो डैडी के पास जो थी पुरानी ओल्ड वॉच, वो बहुत पसंद होती थी लोगों को। मेरे नाना तो वो गले में पहनते थे बड़ी वाली, वो हाथ में ओपन करके वो ये चेक करते थे। तो सबकी वो टेक्नोलॉजी चेंज करते करते ये लड़का कहाँ तक ले आया उस टेक्नोलॉजी को, ये टेक्नोलॉजी को लेकर आ गया है कहाँ पे, डिजिटल वॉच पे। इसने इन्वेंशन किया है, वॉच का इन्वेंशन हो चुका है पर उसको री इन्वेंट करके नई जान दे दी है, ताकि वो एक हम्बल वॉच, सादी सी वॉच है, वो कहाँ पहुँच गई है उसके बारे में इस बच्चे ने बहुत ही बेहतर ज़बरदस्त काम किया। तो इसके बारे में हम रीड 2 के अंदर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीज़ें इसने बताई है। वॉच का नाम है गियर, तो सैमसंग गियर का आपने नाम सुना होगा, तो वैसा एक फ्यूचरिस्टिक वॉच है। तो ये इस लड़के ने बहुत बड़ा काम किया, प्रणव मिस्त्री नाम है इस लड़के का, और उसने बहुत ही सुपर्ब काम किया। हम रीड 2 के अंदर पहुँचेंगे बाद में, अभी हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ऑटोफैब टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में ज़्यादा जानो और ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजिकली साउंड हो जाओ, लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो नई शिक्षण पद्धति जो आ रही है, नया एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। तो आपको ऑनलाइन रहने के लिए और ऑनलाइन अपना फ्यूचर बनाने के लिए यू हैव टू डू द स्टफ, आपको उसके अनुरूप खुद को ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आप लाइफ के अंदर वैसे ही बहुत ही टेक्नोलॉजी प्रोन इंसान है, और मैं उम्मीद करता हूँ और ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोन हो जाएंगे। आप और मैं दोनों मिलके टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा खुद को बेटर ह्यूमन बनाएंगे, बेटर इंटेलिजेंसी हमारे अंदर आएगी, और हम अपने बारे में थोड़ा और ज़्यादा ह्यूमैनिटी के बारे में बेटर सोच पाएंगे। आज के लिए इतना ही कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।